कल्पना करो, आप एक ऐसी चट्टान पे खड़े हैं जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन सोने से ज्यादा कीमती है। ये कोई असली चट्टान नहीं है, बल्कि आर्थिक चट्टान है, जहां आपका हर डिसीजन आपकी किस्मत बना या बिगाड़ सकता है। पैसा, अक्सर कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पे दिखने वाले कुछ नंबर्स, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी मेंटल पावर रखते हैं। ये हमारे डिसीजंस, रिश्तों और हमारी खुशी को भी शेप देते हैं। इस निबंध में हम पैसे की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारी फीलिंग्स और कॉग्निटिव बायसेस हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। इन साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को समझना सिर्फ पैसे को मैनेज करने के बारे में नहीं है, ये हर तरह से एक समृद्ध जीवन जीने के बारे में है। पैसा सिर्फ एक्सचेंज का जरिया या धन का मापदंड नहीं है, ये एक गहरी इमोशनल ट्रिगर है। सैलरी मिलने की खुशी से लेकर बिल्स के स्ट्रेस तक, पैसा हमारी मनोदशा और जिंदगी के प्रति नजरिए को कंट्रोल करने वाले रिएक्शंस की एक पूरी श्रृंखला पैदा करता है। हर फाइनेंशियल डिसीजन के साथ न सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े होते हैं, बल्कि इमोशनल परिणाम भी जुड़े होते हैं। ये फीलिंग्स हमारे रिश्तों तक भी फैल सकती हैं। कभी कभी कॉमन फाइनेंशियल गोल्स के जरिए रिश्ते को मजबूत बनाती है, या इसके विपरीत अलग अलग मनी मैनेजमेंट स्टाइल्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। पैसे का इमोशनल वेट खास तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस या अचानक हुए लाभ के समय साफ दिखाई देता है, जहां फाइनेंशियल सिचुएशन में अचानक बदलाव से बहुत ज्यादा इमोशनल उथल-पुथल मच सकती है। अपनी वेलबीइंग को कमजोर करने की बजाय उसे बढ़ाने के तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए इस इमोशनल डिमेंशन को समझना बहुत जरूरी है। इमोशनल अंडरपिनिंग्स को समझने से हमें ज्यादा इन्फॉर्म्ड, सोच समझ कर लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। हमारे फाइनेंशियल चॉइसेस उतने लॉजिकल नहीं होते जितना हम सोचते हैं। कॉग्निटिव बायसेस, हमारे दिमाग द्वारा जानकारी प्रोसेस करते समय अपनाए जाने वाले शॉर्टकट्स, इन डिसीजंस में अहम भूमिका निभाते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस जैसे आम बायसेस, जहां हम ऐसी जानकारी को प्रेफरेंस देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए बिलीफ्स को कंफर्म करती है, या लॉस अवर्जन, जहां कुछ खोने का दुख पाने की खुशी से ज्यादा पावरफुल होता है, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को स्क्यू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एंडोमेंट इफेक्ट की वजह से हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं जो पहले से हमारे पास हैं, जो हमें कमज़ोर एसेट्स को बेचने से रोक सकता है। एक और उदाहरण संक कॉस्ट फैलेसी है, जहां हम किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते रहते हैं जो पहले से ही खराब हो चुकी होती है, क्योंकि हमने उसमें पहले ही समय या पैसा लगाया होता है। इन बायसेस के बारे में अवेयर होना और अपनी मोटिवेशंस पर एक्टिवली सवाल उठाने से बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। अलग अलग विचारों को एक्सप्लोर करना और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में समय लेना जैसी स्ट्रैटेजीज इन बायसेस के असर को कम करने में मदद कर सकती है। खुशी की तलाश अक्सर पैसे को अपना साधन मानती है। हालांकि रिसर्च बताता है कि एक निश्चित फाइनेंशियल सीमा तक पहुंचने के बाद ज्यादा इनकम से मिलने वाली खुशी कम होती जाती है। इस घटना को खुशी में घटता प्रतिफल कहा जाता है। ये बताता है कि बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद पैसा खुशी खरीदने की क्षमता सीमित होती है। उदाहरण के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि जहां $50,000 से $75,000 तक सैलरी बढ़ने पर वेलबीइंग में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होती है, वहीं $1,00,000 से $1,25,000 होने पर इमोशनल लाभ बहुत कम होता है। इससे पता चलता है कि हालांकि पैसा स्ट्रेस कम कर सकता है और कंफर्ट दे सकता है, लेकिन खुशी देने की इसकी क्षमता अनंत नहीं है। इसके अलावा असंख्य रियल लाइफ उदाहरणों से पता चलता है कि काफ़ी धन होने से इमोशनल संतुष्टि की गारंटी नहीं मिलती। डिप्रेशन से जूझ रहे लॉटरी विनर्स या अकेली परेशानियों से भरी जिंदगी जी रहे सेलिब्रिटीज की कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि पैसा कभी कभी सीधे तौर पर बढ़ाने के बजाय खुशी को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ये अंतर्दृष्टि जिंदगी के मटेरियलिस्टिक पहलुओं जैसे रिश्ते, पैशन और पर्सनल ग्रोथ में खुशी तलाशने के महत्व पर प्रकाश डालती है, जबकि पैसे को खुद में एक अंत के रूप में देखने के बजाय इन कोशिशों को सपोर्ट करने वाले टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। पर्सनल फाइनेंस में सबसे ज्यादा लिबरेटिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है पर्याप्त के विचार को समझना और अपनाना। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सक्सेस को संचय से जोड़ती है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने और आपकी जायज़ इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त है, ये समझना बहुत बड़ी मानसिक राहत और संतुष्टि दे सकता है।
ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा पाने की निरंतर खोज को चुनौती देता है, जो अक्सर सामाजिक दबाव और उपभोक्तावादी संस्कृति द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर पर्याप्त का क्या मतलब है, ये डिफाइन करके व्यक्ति अंतहीन प्रयासों के जाल से बच सकते हैं, जो बार बार असंतोष और तनाव पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ा, ज्यादा लग्जूरियस घर खरीदने के लिए फाइनेंसेस पर दबाव डालने के बजाय एक कंफर्टेबल लेकिन साधारण घर में रहने का चुनाव करने से मानसिक शांति और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। अधिकतम करने से लेकर ऑप्टिमाइज करने तक के नज़रिए में ये बदलाव हमारे मेंटल हेल्थ और ओवरऑल जिंदगी की संतुष्टि पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पैसा न सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी पहचान और दूसरे हमें कैसे देखते हैं, इसमें भी ये एक अहम भूमिका निभाता है। कई समाजों में धन का सामाजिक हैसियत और सम्मान के साथ गहरा नाता होता है, जो किसी व्यक्ति के आत्म मूल्य और सामाजिक मूल्य की भावना को प्रभावित कर सकता है। ये रिश्ता इस बात से देखा जा सकता है कि कैसे लोग अक्सर व्यक्तिगत उपलब्धि के मापदंड के रूप में फाइनेंशियल सक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत, फाइनेंशियल संघर्ष या असफलता कमजोर आत्मछवि और सामाजिक कलंक का कारण बन सकती है। एक खास फाइनेंशियल इमेज बनाए रखने का दबाव जरूरत से ज्यादा खर्च करने या अनुचित फाइनेंशियल जोखिम लेने जैसे व्यवहारों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, सफल दिखने की जरूरत किसी को एक महंगी कार किराए पर लेने के लिए मजबूर कर सकती है, जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा हो सकता है। ये समझना कि पैसा और पहचान कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों को उनके मूल्यों और लॉन्ग टर्म वेलबीइंग के लिए सही चुनाव करने में मदद कर सकता है। फाइनेंशियल डर और चिंताएं आम हैं। अक्सर ये फाइनेंशियल अस्थिरता या व्यक्तिगत मूल्य के आधार के रूप में फाइनेंशियल सक्सेस पर सामाजिक जोर के अनुभव में निहित होती है। ये डर अलग अलग तरीकों से सामने आ सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत न होने के डर से लेकर नौकरी की सुरक्षा या बिल्स का भुगतान करने की क्षमता के बारे में चिंताएं तक। ये डर फाइनेंशियल व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मितव्ययिता या इसके विपरीत चिंता से निपटने के तरीके के रूप में लापरवाह खर्च। इन आशंकाओं और उनके मूल को समझना उन्हें दूर करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। उदाहरण के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग और इमरजेंसी फंड बनाने से अचानक आने वाले खर्चों का डर कम हो सकता है। सपोर्टिव सेटिंग्स में फाइनेंशियल चिंताओं के बारे में खुलकर बात करने से चिंता कम हो सकती है और ज्यादा एक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। अक्सर रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट का एक मुख्य कारण पैसा होता है। पैसे के मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग वैल्यूज और नजरिए पार्टनरशिप के हार्मनी और स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे गलतफहमी और झगड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक पार्टनर सेवर है और दूसरा स्पेंडर, तो इससे तब तक लगातार तनाव पैदा हो सकता है जब तक कि फाइनेंशियल गोल्स और व्यवहार के बारे में क्लियर कम्युनिकेशन और आपसी समझ न हो। फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को शेयर करने और कॉमन गोल्स सेट करने से कॉन्फ्लिक्ट कम करने और एक मजबूत पार्टनरशिप को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, विश्वास बनाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि फाइनेंशियल डिसीजंस सामूहिक रूप से लिए जाएं, रिश्ते में पैसे के बारे में खुलकर बातचीत करना जरूरी है। बजट की समीक्षा करने, आने वाले खर्चों पर चर्चा करने और भविष्य के गोल्स की प्लान बनाने के लिए रेगुलर फाइनेंशियल डेट्स पर जाना पैसे को मैनेज करने की एक असरदार स्ट्रैटेजी हो सकती है। इम्पल्स स्पेंडिंग एक आम चुनौती है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बजाय तुरंत मिलने वाली इमोशनल संतुष्टि से प्रेरित होती है। इम्पल्स स्पेंडिंग के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में उदासी, स्ट्रेस या तुरंत इनाम पाने की चाहत शामिल है। इन ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज अपनाने से फाइनेंशियल सेल्फ कंट्रोल में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने से पहले 24 घंटे इंतज़ार करने से इम्पल्स बाइंग कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए बजट सेट करने से ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ से समझौता किए बिना कुछ सहूलियत देने का फ्रेमवर्क मिल सकता है। रियल लाइफ उदाहरण बहुत हैं, जैसे कोई इमोशनल रूप से कमज़ोर या उत्सव के समय महंगे गैजेट्स या कपड़े आवेग में आकर खरीद लेता है और अक्सर बाद में इन डिसीजंस पर पछताता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने और अनावश्यक कर्ज से बचने के लिए इन इम्पल्सेस को पहचानना और उन्हें मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है।
इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये फीलिंग्स को मैनेज करने के बारे में भी है। नुकसान का डर, मुनाफे का रोमांच और दूसरी इमोशनल प्रतिक्रियाएं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। कभी कभी घबराहट में आकर बिक्री या ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम भरे दांव जैसे इलॉजिकल चुनाव। इन्वेस्टमेंट के साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझना मार्केट में अस्थिरता के समय इमोशनल संयम बनाए रखने की क्षमता सहित लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन और क्लियर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करने जैसी स्ट्रैटेजीज इमोशनल प्रतिक्रियाओं को कम करने और इन्वेस्टमेंट के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकती है। बिना सोचे समझे ज़्यादा रिटर्न्स के लिए रिस्क लेना या इमोशनल लगाव की वजह से खराब इन्वेस्टमेंट्स में फंसे रहना जैसे आम नकारात्मक पहलू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पर जोर देते हैं। इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में खुद को एजुकेट करने से ज़्यादा असरदार और तर्कसंगत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। पैसा और संस्कृति गहराई से जुड़े हुए हैं। कल्चरल बैकग्राउंड इस बात पर काफ़ी हद तक असर डालता है कि लोग पैसे को कैसे समझते हैं और मैनेज करते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ बचत, खर्च, इन्वेस्टमेंट और पैसे के बारे में बातचीत करने के प्रति नज़रिए को आकार देते हैं, जो अलग अलग समाजों में काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कल्चर्स में एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ रहना और संसाधनों को एक साथ मिलाना आम बात है, जबकि दूसरों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और व्यक्तिगत स्वामित्व पर जोर दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव और ग्लोबल इकोनॉमी का बढ़ता हुआ अंतर संबंध भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक व्यवहारों और नज़रियों को बदल रहा है। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरैक्शंस दोनों के लिए इन कल्चरल डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है। अलग अलग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को पहचानने और उनका सम्मान करने से घर और व्यापक इकोनॉमिक संदर्भों में ज़्यादा समावेशी और प्रभावशाली फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल सकता है। हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की अहम भूमिका होने के बावजूद फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल बिहेवियर के बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। इफेक्टिव फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये बिहेवियर में बदलाव लाने के बारे में है। रिसर्च बताता है कि सिर्फ फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी होने से बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सुनिश्चित नहीं होता। इसके बजाय बिहेवियर में बदलाव अक्सर प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन और हेल्थी फाइनेंशियल आदतें विकसित करने से आता है। बजटिंग एप्स या सेविंग्स चैलेंजेस जैसे प्रैक्टिकल टूल्स के साथ एजुकेशन को जोड़ने वाले इनिशिएटिव्स खास तौर पर इफेक्टिव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर खरीदने या रिटायरमेंट की प्लानिंग जैसे रियल लाइफ सिनेरियोज के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सिमुलेशन करने वाले प्रोग्राम्स जानकारी और कार्य के बीच के अंतर को कम करने में मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पैसे का साइकोलॉजिकल प्रभाव भी विकसित हो रहा है। डिजिटल करेंसीज और फिनटेक इनोवेशंस हमारे पैसे के बारे में सोचने और उससे इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो करेंसीज और मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल पैसे की भौतिकता और सुरक्षा की धारणा को बदल रहा है। आगे देखते हुए, पर्सनल फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, जैसे कि AI पावर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को और ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। ये टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ज़्यादा एक्सेसिबल और टेलर्ड बनाने का वादा करती हैं, लेकिन साथ ही ये प्राइवेसी और एल्गोरिथम्स को फाइनेंशियल डिसीजन सौंपने के साइकोलॉजिकल प्रभावों के बारे में भी सवाल खड़े करती हैं। फ्यूचर के फाइनेंशियल लैंडस्केप के साथ तालमेल बिठाने के लिए इन ट्रेंड्स और उनके प्रभावों को समझना ज़रूरी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि टेक्नोलॉजिकल प्रगति हमारे फाइनेंशियल वेल-बीइंग को कम्प्लेक्स बनाने के बजाय उसे बढ़ाए। पैसे की साइकोलॉजी को समझना एक एकेडमिक एक्सरसाइज से कहीं बढ़कर है। ये जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल टूल है। हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर पर इमोशनल और कॉग्निटिव प्रभावों को पहचानकर हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और संतुलित फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि हमें अपने फाइनेंशियल चॉइसेस पर रेगुलरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एजुकेशन और सलाह लेनी चाहिए और क्लियर, रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल सेट करने चाहिए। इसमें पैसे के साथ एक हेल्थी इमोशनल रिलेशनशिप बनाना भी शामिल है। हमारे रियल लाइफ गोल्स को पाने के लिए एक टूल के रूप में इसकी भूमिका को पहचानना। जब हम इन इनसाइट्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं
तो हम न सिर्फ अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग बल्कि अपनी ओवरऑल खुशी और संतुष्टि में भी सुधार करते हैं। पैसे की साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी को अपनाना न सिर्फ वेल्थी फाइनेंसेस की ओर एक कदम है, बल्कि एक समृद्ध जीवन की ओर एक कदम है।